डियर स्टूडेंट्स, आज आपको न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन या संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ या तात्पर्य, मीनिंग ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। यानी राज्यों के संबंध में अगर शक्ति का प्रयोग करना हो तो वो राज्यों के उच्च न्यायालय शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और संघ सरकार का मामला आता है तो इस शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब आता है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार, यानी कि ये न्याय पुनरावलोकन का आधार क्या है भारतीय संविधान में। संविधान दो में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकते हैं। प्रथमतः व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर, द्वितीय संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। पहला तो क्या है? व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर, या तो व्यवस्थापिका सर्वोच्च होगी और दूसरा होगा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर, या संविधान उसमें सर्वोच्च होगा। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता अर्थात संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अतः भारत में इस संबंध में भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के ही अधिक निकट है, क्योंकि इसमें संविधान की सर्वोच्चता को अधिक जोर दिया गया है। भारतीय संविधान के उपबंधों में कहीं भी विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह विधान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा करना अनावश्यक समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमा निश्चित कर दी है और शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान के तत्संबंधी उपबंधों को परिवर्तित नहीं कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संविधान की सर्वोच्चता को उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर ही भारतीय संविधान आधारित है। डॉक्टर एम.जी. गुप्ता के अनुसार विधानमंडल ने जिन कानूनों का निर्माण अपनी विधि निर्माण की शक्तियों का उल्लंघन करके किया है, उन्हें अवैध घोषित करने की न्यायालयों की शक्ति की ऐसे किसी भी विधान में अंतर्निहित होती है जिसमें सीमित शक्तियों वाले शासन की व्यवस्था की गई हो। क्योंकि हमने एक संघीय शासन को अपनाया है और शासन के केंद्रीय तथा राज्य दोनों ही अंगों की संवैधानिक मर्यादाएं निश्चित कर दी हैं, अतः यह तय करना न्यायालयों का काम है कि किन्हीं संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अब आता है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति और सीमाएं, यानी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है उसकी क्या प्रकृति है और क्या
सीमाएं हैं। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वस्तुतः ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित कर दिया है। उनमें सर्वप्रथम आता है, अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है और संविधान की इस संक्षिप्तता के कारण ही संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इस बात के कारण अपेक्षाकृत सीमित है कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है। संघ और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति को कम से कम करने के लिए एक समवर्ती सूची की ही व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को प्राप्त है। इन विस्तृत उपबंधों के कारण मुकदमेबाजी और दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। द्वितीय, अमेरिका का अधिकार पत्र निरपेक्ष शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। अतः इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया है। अमेरिका में कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप में किया है अथवा नहीं। इस प्रकार अमेरिकी संविधान के पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बहुत व्यापक कर दिया है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए भारत में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उनकी सीमाएं संविधान में ही निश्चित कर दी गई हैं और इस कारण न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। उपयुक्त कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है और इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में ही निहित है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया अथवा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच दो आधारों पर कर सकता है। नंबर 1, संघ या राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था या नहीं। नंबर 2, वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। जबकि भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया की शब्दावली के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जापानी शब्दावली को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को क्या है अवैधानिक घोषित कर सकता है, जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो तो वो क्या संवैधानिक जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है वो उस कानून को अवैधानिक घोषित कर देता है यदि किसी भी कानून के निर्माण करने में संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है। तो इस प्रकार भारत की जो संविधान जो प्रकृति है उस सीमा है उसमें कुछ सीमा तक अमेरिकी तुलना में कुछ सीमाएं लगी हुई हैं। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसकी कानून की उचित प्रक्रिया वाली धारा के आधार पर लगभग एक तीसरा सदन या उच्च विधानमंडल बन गया है और न्यायाधीश ह्यूज ठीक रूप से कहते हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन हमारे संविधान यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। अमेरिका में जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच क्या किया गया समन्वय को स्थापित किया गया है। इस प्रकार भारत में क्या है न्यायिक पुनरावलोकन
विद्वान तो है, लेकिन अमेरिकी संविधान की तुलना में सीमित रूप में विद्वान है। धन्यवाद।